रात्रि में तकरीबन 1:30-2 बजे का समय रहा होगा। पुलिस आती है गेट पे और गेट बजाती, ज़ोर-ज़ोर से गेट बजाती है। बाहर तकरीबन 30-40 पुलिस के जवान खड़े हैं। घर की नीलामी की प्रोसेस स्टार्ट हुई। गहने बेचने के बावजूद भी जब घर नहीं बचा पा रहा था, तब मैंने मेरे 25 दोस्तों से बात करी। एक सिंगल रिस्पॉन्स मुझे रात तक नहीं मिला। तब मुझे थोड़ा-सा लग गया कि तो सारी चीज़ें ऐसे तबाह हो चुकी थी। ऐसा लगने लगा था कि अब वापस जीवन कभी ठीक हो नहीं सकता। सदा दिली ऐसी कि जान दे दूँ मुस्कुराते-मुस्कुराते और गुरूर ऐसा कि खुदा से भी बात नहीं करूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर गणपत सिंह राजपुरोहित। मैं एक ऐसे क्षेत्र से आता हूँ, जो अक्सर माना जाता है कि जब भी किसी राजस्थान में किसी अधिकारी को पनिशमेंट देनी हो, तो सीधा उस क्षेत्र भेज दिया जाता है। मैं एक ऐसे क्षेत्र से आता हूँ, जो अपने तपती हुई रेत की जैसी भौगोलिक विशेषताओं के कारण जाना जाता है। मैं एक ऐसे क्षेत्र से आता हूँ, जो खुद अपनी ज्योग्राफी से लड़ रहा है। मैं एक ऐसे क्षेत्र से आता हूँ, जो भारत और पाकिस्तान की सीमा पर स्थित है। मैं एक ऐसे क्षेत्र से आता हूँ, जहाँ आज भी शिक्षा के क्षेत्र में वो एरिया बेहद ही पिछड़ा हुआ है। मैं बात कर रहा हूँ राजस्थान के ठेठ पश्चिम में आए हुए बाड़मेर जिले के सीमावर्ती गांव फोगेरा से आता हूं, जो गडरा तहसील में पड़ता है। अगर मैं आपको एक सामान्य एक मानक बताऊं, तो पूरे गांव के अंदर जो कि तकरीबन 3000 लोगों की आबादी है, मैं पहला प्रोफेसर हूं वहां पे। मैं पहला व्यक्ति हूं जिसने डॉक्टरेट किया, मतलब पीएचडी होल्डर मैं पहला व्यक्ति हूं। मैं पहला राजपत्रित अधिकारी था गांव के अंदर। तो आप सोचिए कि उस क्षेत्र में शिक्षा की क्या स्थिति रही होगी। तो मेरी इस पूरी जर्नी को मैं 3 पड़ावों में आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहूँगा। हर पड़ाव के अंदर उन घटनाओं को अभिव्यक्त करने की कोशिश करूँगा, जो मेरे साथ घटित हुई। उन घटनाओं से मैं निकला कैसे, वो यात्रा भी बताऊँगा और साथ में मैंने सीखा क्या इन घटना से, वो संदेश भी आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा। जीवन ठीक चल रहा था 2009-10 के अंदर, जॉब में भी आ गया और सब बढ़िया चल रहा था। आईएएस की प्रिपरेशन कर रहा था। उसी समय एक ऐसा इंसिडेंट होता है जिसको मैं आज भी भुला नहीं पाया हूँ। 2009 जुलाई-अगस्त की बात होगी। मेरे सिविल सर्विसेज के मेंस की प्रिपरेशन चल रही थी और उसी समय कुछ हेल्थ इश्यूज़ होते हैं। मैं एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल कंटिन्यू रेफ़र किया जा रहा था और अल्टीमेटली जब दिल्ली के जीटीबी हॉस्पिटल पहुँचा, तो वहाँ डॉक्टर साहब ने जो कुछ चीज़ें बताई, उसके बाद एम्स गए। एम्स के बाद में वहाँ पे मुझे डॉक्टर साहब ने जो चीज़ें बताई, ऐसे लगा जैसे जीवन खत्म सा हो गया है। सब बढ़िया चल रहा था, एक नेशनल लेवल का एथलीट रहा हुआ था, जॉब में भी आ चुका था। बस अब सपनों को पूरा करने के प्रयास स्टार्ट ही हुए थे और डॉक्टर साहब ने जैसे ही बोला कि बेटा ऐसी बीमारी से ग्रसित हो गए हो, जो जीवन भर साथ में रहेगी और आपको अब आगे का जीवन इसी बीमारी के साथ में बिताना है, जिसका कोई इलाज नहीं है। लाइलाज कह सकते हो आप इसको। जितना अच्छी तरीके से चीज़ों को ठीक चल के समझ के चलोगे, बीमारी को समझ के चलोगे, तभी चीज़ें ठीक होगी, अन्यथा आपकी जान पे आ सकती है। बीमारी अल्सरेटिव कोलाइटिस, मैंने मेरे जीवन में ये नाम कभी नहीं सुना था। मेरे लिए कभी बीमारियाँ इतनी हुई नहीं थी, कभी नॉर्मल कोई होती तो अलग इश्यू था। उसके बाद में मैंने एक संघर्ष किया, उसको ऐसे सोचा कि मैं बीमारी को हराऊँगा। मेरी बॉडी ने उन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं किया। जब तक बॉडी एक्सेप्ट नहीं करती इन चीज़ों को, तब तक आप दुखी होते हैं, क्योंकि जब डॉक्टर साहब ने कह दिया कि आप बीमार हैं और बॉडी कह रही है कि नहीं मैं ठीक हूँ, और हम जब जब तक विपरीत हालातों को स्वीकार नहीं कर लेते, तब तक हम है वो अंदर से दुखी होते हैं। करीबन 2-3 वर्षों तक शुरुआत में मेरी बॉडी एक्सेप्ट नहीं कर पाई उन चीज़ों को और मैं बेहद दुखी हुआ। दुखी होने का आलम ये था कि मेरा पढ़ाई छूट गई, मेरा एक प्रकार से जो काफ़ी चीज़ें जो मैं करता था, एक्टिविटीज़ वगैरह सब छूट गई। अल्टीमेटली मुझे अस्पताल के उस बेड पे सुला दिया गया जिसके हकदार मैं अपने आप को मानता नहीं था और लास्ट में मुझे घर भेज दिया गया कि भई अब आपको बेड रेस्ट करनी है। अब मैं बेड रेस्ट करने लगा और
इन चीज़ों से गुज़रते-गुज़रते मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से इतना टूट गया था कि जब मैं दिल्ली गया तब 59 केजी वेट था और जब मैं वापस आता हूँ तो मेरा 43 केजी वेट और 7 के हीमोग्लोबिन के साथ वापस आया। तो सारी चीज़ें ऐसे तबाह हो चुकी थी, ऐसा लगने लगा था कि अब वापस जीवन कभी ठीक हो नहीं सकता। उसके बाद में बॉडी ने भी एक्सेप्ट कर लिया, मैं धीरे-धीरे वापस शरीर पे काम करना शुरू कर दिया, पढ़ाई भी करता गया। तभी मैं कई मेरे स्टूडेंट्स को कहता रहता हूँ, बच्चों को कहता रहता हूँ कि जितनी पढ़ाई ज़रूरी है, उससे भी कहीं अधिक आपको अपने हेल्थ पे काम करना ज़रूरी है। कभी इस गुरूर में मत रहना कि आप बीमार नहीं हो सकते। पढ़ाई दूसरी बात है, प्राथमिक होता है स्वास्थ्य। अगर आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, तो पढ़ के भी अगर आप बहुत अच्छी ऊँची मंज़िल पे भी चले जाओगे, तब भी आप उनकी सुख-सुविधाओं को भोग नहीं पाएँगे। ये बातें मुझे तब समझ में आती है, जब तक मेरी हेल्थ बिगड़ चुकी थी। उस समय से लेके आज तक कंटिन्यूअसली संघर्ष कर रहा हूँ। इस बीमारी के बड़े गंदे से लक्षण होते हैं कि आपको दिन में 10-15 बार, 20 बार भी टॉयलेट यूज़ करना पड़ सकता है। आपको ब्लीडिंग होती है, आप लंबी यात्राएँ नहीं कर सकते, ज़्यादा बैठ नहीं सकते, आप खाने में आपको बहुत कुछ छोड़ देना पड़ता है। आप रात्रि में आपको प्रॉपर रेस्ट करनी पड़ती है, आप 24 घंटे वाली जो ड्यूटीज़ होती है जिसमें कभी भी आपको बुला लिया जा सकता है, वो आप नहीं कर सकते, आप स्ट्रेस नहीं ले सकते, आपको छोटी-सी भी टेंशन हुई, तो आप सीधा बेड पे जाएँगे। मतलब ऐसी स्थिति में होता यूँ है कि व्यक्ति मेंटली अनफिट हो जाता है और शारीरिक रूप से तो खैर अनफिट होता ही होता है। तो इसके कारण आपकी पूरी प्रोडक्टिविटी जो है वो खत्म हो जाती है। आप कुछ भी नहीं कर एग्ज़ॉस्ट हो जाता है, आपको लगता है जैसे जीवन समाप्त सा हो गया है। इन सब चीज़ों के बावजूद भी कई स्टूडेंट्स मुझे बात करते हैं, पूछते हैं, "सर, जब इतनी बीमारी थी तो आपने उसको मैनेज कैसे किया?" तो मैं सब उनको यही बात कहता हूँ कि जब कोई भी ऐसा संकट आ जाता है तो मस्तिष्क में मान लेना चाहिए कि मैं बीमार हूँ और आपको अपने आप को उस अनुसार ढाल लेना चाहिए और जो चीज़ें आपके शरीर और मन के लिए पॉज़िटिव होती है, वो चीज़ें करते जाएँ और धीरे-धीरे, धीरे-धीरे गिव अप नहीं करना है। अब मैं आपको बताऊँ उसी बीमारी के साथ मैं वरिष्ठ अध्यापक बना, उसी बीमारी के साथ मैं व्याख्याता बना, उसी बीमारी के साथ मैं असिस्टेंट प्रोफ़ेसर राजस्थान बना, उसी बीमारी के साथ मैंने अभी 3 किताबें लिख ली, उसी बीमारी के साथ मैंने लाखों बच्चों को पढ़ा लिया, उसी बीमारी के साथ मैंने मेरा हर एक ड्रीम पूरा किया, जो मैंने बीमार होने से पहले सोचे थे। तो बीमारी ने मुझे शारीरिक रूप से ज़रूर तोड़ा, बट मेंटली आज भी मैं मज़बूत हूँ और आगे भी इसको हावी नहीं होने देना चाहता। ये मेरी ज़िंदगी का पहला पड़ाव था। अब हम चलते हैं दूसरे पड़ाव पे। दूसरा पड़ाव भी कोई आसान नहीं था, काफ़ी कुछ ट्रॉमा दे गया। बात तकरीबन 2012-13 की होगी। बीमारी का दौर चल ही रहा था, साथ में कुछ ऐसी स्थितियाँ आती हैं, मैं यूपीएससी मेंस देने गया हुआ था और पीछे नोटिस आता है कि भई आपके घर की जो है वो नीलामी की जाएगी। बैंक ऑफ बड़ौदा का नोटिस था और नोटिस इस बात का था कि आपका जो लोन है वो आपका पे हुआ नहीं है। मुझे इस बात की कोई जानकारी नहीं थी। कुछ ऐसे चीज़ें हो गई थी, कुछ ऐसे डिसीज़न ले लिए गए थे परिवार के द्वारा कि ठीक-ठाक एक डेफ़िशिएंसी चल रही थी, घाटा चल रहा था, पैसे समाप्त हो चुके थे। और कंडीशन ये थी कि ठीक-ठाक 3-4 करोड़, 5 करोड़ का मामला जो है हमारे ऊपर था। अब इस कंडीशन में मैं वापस घर जाता हूँ और देखता हूँ कि घर को कैसे बचाया जाए और किस तरह से जो लोगों से उधार लिए गए थे, जो ब्याज पे पैसे लिए गए थे, उनको रिटर्न कैसे किए जाएँ। और मारवाड़ क्षेत्र के अंदर ब्याज की बड़ी समस्या रहती है। लोग इन्फॉर्मल सेक्टर से जो ब्याज में पैसे दिए जाते हैं, वो आप मान के चलिए कि 70 से 80% के हिसाब से पैसे दिए जाते हैं। लूट एक प्रकार से मचाई जाती है। होता यूँ है कि जब व्यक्ति मजबूर होता है तो उनको पैसे लेने पड़ते हैं और देने वाला उसको अवसर के रूप में ले लेता है। और 60-60, 70-70% के हिसाब से हमने उधार ले रखे थे लोगों से और अब उनको रीपे भी करना ज़रूरी था, घर को बचाना भी ज़रूरी था। मेरी सैलरी उस समय 11,100 रुपए थी, तो इतनी मेरी क्षमता थी नहीं कि मैं वो सारे पैसे उतार सकूँ। मैंने घर के जो गहने थे मेरी वाइफ़ के भी, मम्मी के भी, सिस्टर्स के भी, उन्होंने जितना हेल्प करनी थी कर ली, गहने सारे बेच दिए। अब गहने बेच के आप ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते। ज़मीनें कुछ थी, वो भी हमने बेचने की कोशिश करी, कुछ ज़मीनें भी बेची। फिर भी अमाउंट इतना अधिक था कि आप उसको
किसी भी सूरत में इस तरह से निपटा नहीं सकते थे और हर दिन कभी पुलिस का आना होता था, कभी माँगने वाले लोगों का आना होता था। अब मैं जॉब के साथ में बीमारी को भी झेलना और ये आर्थिक संकट सबसे गंदा संकट माना जाता है। कहते हैं कि व्यक्ति को नींद आ जाती है, ब्याज सोता नहीं है। ब्याज रात में भी लगता रहता है, दिन में भी लगता रहता है और इस स्थिति में जो चिंताएँ थी वो हम सब की बढ़ गई थी। घर में इनकम का कोई सोर्स नहीं था उस समय सिवाय मेरे और किसी के पास में कोई ऐसा नहीं था। मेरे घर वाले सारे खेती-किसानी का काम करते हैं और हमारे उधर आज भी भूजल का स्तर इतना कम है और नहरी क्षेत्र वगैरह कुछ है नहीं, तो हमारे एक ही फसल होती है खरीफ की, वो जीवन निर्वाह कृषि होती है। हमारी कॉमर्शियल कृषि आज भी नहीं होती है। जब भी ऐसा समय आता है, तो उस समय आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट कितनी भी लंबी क्यों ना हो, बहुत चंद लोग होते हैं जो आपके साथ खड़े होते हैं और अधिकतर लोगों का रिएक्शन ये होता है कि वो आपको रिस्पॉन्स नहीं करेंगे। ऐसे कई किस्से मेरे साथ हुए। ये घटना मुझे इस समय की याद आ रही है। रात्रि में तकरीबन डेढ़ 2 बजे का समय रहा होगा। मैं सो रहा था, परिवार पूरा सो रहा था, बच्चे सो रहे थे और उसी समय डेढ़ 2 बजे के आसपास पुलिस आती है गेट पे और गेट बजाती है, ज़ोर-ज़ोर से गेट बजाती है। तो ज़ोर-ज़ोर से जब गेट बजता तो सब बच्चे और हम सब उठे एकदम से। उठ के जब मैंने जैसे नीचे देखा, तो बाहर तकरीबन 30-40 पुलिस के जवान खड़े हैं। तो मैंने दूसरी साइड घर के देखा तो उधर भी गाड़ियाँ खड़ी है, चारों तरफ घर के आस-पास जो है वो पुलिस की गाड़ियाँ खड़ी हैं। मैं नीचे आता डेढ़ 2 बजे नीचे आया और मैंने बात करी पुलिस के जवानों से कि भई क्या है? तो उन्होंने कहा कि भई हमें रेड करनी है और हमें जो है वो यहाँ पे आपके जो घटनाक्रम हुआ है, उसके संबंध में हमें एक सूचना मिली है कि हमारा जो आरोपी है, वो यहाँ पे है और हमें इसकी रेड करनी है। मैंने कहा यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। हमने काफ़ी देर तक समझाया। उस समय मुझे लगा कि पुलिस का जो व्यवहार था, वो मुझे बिल्कुल अंदर से चोट कर रहा था। मैंने कहा हमारी कोई गलती नहीं है, उसके बावजूद भी इस तरह से बिहेव थोड़ा ठीक नहीं लगा। एक स्वाभिमान जो होता है, वो आत्म स्वाभिमान, उस पे जाके सीधा टच हो रहा था। और मैं मानता हूँ कि व्यक्ति का जो सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, वो सबसे प्राथमिक होती है। सारी चीज़ें सेकेंडरी होती है, सेल्फ रिस्पेक्ट प्राथमिक होती है और उस समय जो मैंने फेस किया तब ऐसा लगा जैसे सेल्फ रिस्पेक्ट ज़ीरो हो चुकी है। पुलिस ने अपना काम किया, कुछ भी नहीं मिला, चले गए और फिर मैंने सुबह वापस अपने साथियों से बात करी, कई लोगों से बात करी, तो ठीक है, किसी ने भी वापस वही हमें उम्मीदें ज़रूर लगाते हैं कि कोई इसमें भी मदद करेगा, बट ऐसा कोई भी व्यक्ति उस समय 2-4 लोग ज़रूर थे, जिन्होंने मदद भी करी, कोर्ट से लेके, पुलिस से लेके उन्होंने बात भी करी कि भई, ये लोग इतने गलत है नहीं जितना आप उनको समझ रहे हो क्योंकि इकोनॉमिक क्राइसिस को लेके कुछ केसेस हुए थे, उस सिलसिले में वो रेड पड़ी थी। ऐसी कई घटनाएँ हुई जो हमें पता चल गया कि आपका कौन है और कौन आपका नहीं है। जब भी ऐसे संकट आते हैं, तो ये आपके लिए फ़ायदेमंद भी होते हैं। फ़ायदा इसमें ये होता है कि आपको पता चल जाता है कि आपका कौन है। आपको पता चल जाता है कि आप कितने मज़बूत हैं। आपको वज़्र बना के जाती है। ऐसे संकट आपको आपके होने का एहसास करवा जाती है। ये जो घटनाक्रम था, ये समाज का एक पक्ष था। इस पूरे घटनाक्रम में एक दूसरा पक्ष भी है, जो मैं यहाँ पे आपके समक्ष रखना चाहूँगा। जब घर की नीलामी की प्रोसेस स्टार्ट हुई, गहने बेचने के बावजूद भी जब घर नहीं बचा पा रहा था, तब मैंने मेरे 25 दोस्तों से बात करी। मेरे पास लिस्ट है पूरी। सबको मैंने मैसेज भेजा कि आप 50-50 हज़ार की अगर हेल्प कर लेते हैं, तो मेरा घर बच जाएगा। क्योंकि 13-1 लाख रुपए अगर दे देते थे, तो चीज़ें ठीक हो सकती थी। मेरा बैंक अधिकारी से बात हुई। उन 50 में से जो सॉरी 25 जो मैसेजेस किए, एक सिंगल रिस्पॉन्स मुझे रात तक नहीं मिला। तब मुझे थोड़ा-सा लग गया कि ठीक है, हेल्प करने की कोई स्थिति में नहीं है। रात्रि में मेरे एक मित्र का कॉल आता है, रघुनाथ बिश्नोई का। बोले, "क्या हुआ?" मैंने कहा, "अपने घर के साथ ऐसी स्थिति बनी हुई है कि घर नीलाम हो रहा है और मुझे विदिन 7 दिन के अंदर इतना पेमेंट करना है।" तो मेरे को पूछा गया कि फिर हमें क्यों नहीं बताया गया? मैंने कहा मैंने सोचा आपके पास में भी पैसे नहीं है तो मैं जिन लोगों से बात करी थी उन्होंने हेल्प नहीं की, तो मुझे लगा कि आपके पास में भी नहीं है। उन्होंने कहा आप शांत रहिए।
उन्होंने किसी से उधार लिए, उन्होंने कैसे मैनेज किया, वो उनका लुकआउट है। वो रात्रि में निकलते हैं, सुबह मेरे पास पहुँचते हैं और बैंक जाके लोन का मोटा हिस्सा क्लियर करवाया जाता है और उसके बाद सारी चीज़ें सुरक्षित करके वापस मेरे पास आके वापस बोला जाता है। हालाँकि मुझे कह दिया गया था कि आपको चिंता नहीं करनी, मैं मॉर्निंग में आके ठीक कर दूँगा। तो मेरा घर बचा दिया गया और उस व्यक्ति को वापस पैसे भी मैंने तकरीबन 6 साल बाद उनको वापस रीपे किए। उनमें भी उन्होंने कोई इंटरेस्ट वग़ैरह नहीं लिया था। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि समाज के अंदर दोनों पक्ष होते हैं। एक बड़ा पक्ष ये होता है, बड़ा वर्ग वो होता है जो आपके संकट के समय अपनी एक असली जो सूरत होती है वो दिखा देता है। और एक वर्ग ऐसा भी होता है जो आपके साथ खड़ा रहता है, जिनसे हमें उम्मीद जनरली होती नहीं है और वही लोग आपके संकट के समय साथ में आते हैं और ऐसे लोगों की संख्या बेहद कम होती है, परंतु ऐसे लोग होते हैं। इसलिए मैं आपको सभी को कहना चाहता हूँ कि ऐसे कुछ मित्र रखिए, जो संकट में आपको सँभाल सकें। ऐसे कुछ साथी रखिए, जो आपको गिरते हुए करियर को वापस उठा सकें। ऐसे कुछ साथी रखिए, जो आपके कंधे पे हाथ रख के ये कह सकें कि आप चिंता मत करिए, हम आपके साथ हैं। ये था दूसरा पड़ाव। अब मेरे जीवन की इस यात्रा का एक तीसरा पड़ाव भी है, जो मुझे लगता है आपको जानना चाहिए। दरअसल 2013 में मेरी शादी हो गई। उसके बाद है वो 3-4 वर्ष तक कोई प्रेगनेंसी नहीं थी, बच्चा नहीं हुआ। तो घर परिवार वालों ने भी थोड़ा कंसर्न जताया कि बेबी हो जाना चाहिए। तो इस सिलसिले में मेरी धर्मपत्नी कंटिन्यूअसली हॉस्पिटल्स के भी चक्कर निकाले किए। मेरे को भी कहा गया कि आप चलिए, पर मेरी स्थिति ये थी कि मैं हॉस्पिटल्स वगैरह में ऑलरेडी परेशान था, खुद ही बीमारी से परेशान था। तो मैंने कहा जब भी होगा तो ठीक है, देख लेंगे। फिर मेरे बेटी हुई, उसके बाद में जब दूसरा चाइल्ड हुआ तो दूसरी भी बेटी हुई। जब 2 बेटियाँ हुई, तो उसके बाद एक नई तरीके की सामाजिक चीज़ें मुझे और फेस करने को मिली वहाँ पे। जब भी कोई आता, तो एक सिम्पैथी बताता कि बेचारे की 2 लड़कियाँ ही हैं, इसके लड़का नहीं है। घर, परिवार सब जगह से ऐसे ऐसे संवेदनाएँ जो है, उनको उनके ऊपर एक प्रहार करने की कोशिश होती है, एक सहानुभूति जताने की कोशिश की जाती है। तब मुझे कई बार यूँ लगता है कि जब मेरे बेटी हुई थी, मेरी पहली बेटी 2018 में 15 जून को हुई थी, कीर्ति का नाम है। मेरी लाइफ़ पूरी वहाँ से चेंज हो गई थी। मेरी बच्ची के जन्म के साथ ही मेरा घर नीलाम होने से कंप्लीटली जो एक किस्त तो उस समय भर दी थी, बाकी सारा 18 में हुआ था। पोज़ीशन वापस 18 मेरे पास आया। मेरा प्रोफ़ेसर बनने का जो टाइमिंग था, वो भी मेरी बेटी के जन्म के बाद हुआ। मेरी बेटी के जन्म के बाद सारी जो फाइनेंशियल क्राइसिस थे, वो सारे पूरे हो चुके थे। बेटी के जन्म के बाद ही मैं सारी समस्याओं से ठीक तरीके से उबर पाया था। तब मुझे लगता है कि एक बेटी कितनी भाग्यशाली होती है एक पिता के लिए, उस बात को मैं बहुत अच्छे से समझ सकता हूँ। जब मेरी दूसरी बेटी हुई, तो उसके बाद में जो मुझे यश मिला है, जो प्रतिष्ठा मिली है, जो बच्चों का प्रेम मिला है, जो समाज का प्रेम मिला है, जो सोसाइटी ने मुझे दिया है, मुझे लगता है कि वो उसी के कर्मों का परिणाम है। तो दोनों बेटियाँ हुई और दोनों बेटियों ने मुझे मेरे पूरे करियर और मेरे पूरी की पूरी जो इस यात्रा को एक एक अच्छी यात्रा में तब्दील करने में भूमिका निभाई। तो बेटियाँ जो है, ये एक पिता के लिए गर्व होती है, एक ग्रोथ का सूचक होती है। बेटियाँ कभी भी भार नहीं हो सकती। बेटियाँ आपके लिए हमेशा भाग्यशाली सिद्ध होगी, ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। इसलिए उनके प्रति कोई सहानुभूति जताने की ज़रूरत नहीं है। उनको आप प्रोत्साहित कीजिए, उनको पढ़ाने का काम कीजिए और उनके साथ हमेशा अच्छे से पेश आइए। तो कहने का साफ मतलब ये था कि आप किसी भी स्थिति में हैं, आप किसी भी प्रकार के संकट में हैं, तो आपको हमेशा इस बात का ख्याल रखना है कि आपको संयमित होते हुए सारी चीज़ें करनी है। तो निश्चित तौर पे समय के साथ समाधान हो सकते हैं। मैंने मेरे लाइफ में ये 3 पड़ाव देखे, चाहे वो बीमारी का पड़ाव रहा हो, चाहे वो इकोनॉमिक क्राइसिस का पड़ाव रहा हो या फिर दोनों बेटियों का होना। ये तीनों चीज़ें जब मैंने देखी, तो मेरा अनुभव यह कहता है
कि आप हर स्थिति से निकल जाते हैं, बस समय चाहिए होता है। आप कुछ समस्याओं के समाधान समय के साथ होते हैं, व्यक्ति के हाथ में नहीं होते हैं। अच्छे समय का इंतज़ार कीजिए और बुरे समय में शांति से काम करते जाइए।